नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप ऑन में। और ये हमारा जो बायोफ्यूल्स पे लेक्चर थे, थर्ड पार्ट है जो हम कंप्लीट कंसेप्ट में करवा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बायोफ्यूल हैं वो बताया मैंने पहले वीडियो में, दूसरे में उनके टाइप बताए। इसमें हम डिटेल में ये देखेंगे कि इकोनॉमिक और एनवायरमेंटली हमें बायोफ्यूल्स की कितनी नीड है और इनके क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे और एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, हमने पहले देखा था कि जब हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि उनको जो प्रोड्यूस करने में जो हमने खर्चा किया है, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, वाटर हो, लैंड हो, ये चार चीज़ें हमने उनको प्रोड्यूस करने में खर्च की। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, लैंड है, ठीक है, और वाटर। देन इसके अलावा क्या था, इनकी प्रोसेसिंग थी। तो ये इकोनॉमी में हमें रियली हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उससे सस्ता पड़ रहा है या नहीं, और इससे फूड हमारा फूड अवेलेबिलिटी है फूड क्रॉप्स की, वो उस पर क्या इम्पेक्ट है बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो ये देखना है हमें। एंड फर्टिलाइज़र लिखा हुआ है, देख लीजिए आप यहाँ। और हम इथेनॉल या बायोडीजल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें जो भी इनपुट जा रहा है उनकी कॉस्ट कितनी है। तो एक तो इकोनॉमिकली हो गया वो कॉस्ट, और एनवायरमेंटली हो गया। इकोनॉमिकली मतलब आपने कितने पैसे खर्च किए उस फ्यूल को जनरेट करने में, ठीक है, मनी हो गया। और प्लस आपने कितने एमिशन किए उस फ्यूल को फाइनली प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल कंसीडर। अब हम इन दोनों को एक एक से देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन आप कैसे बायोफ्यूल बना रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिपेंडिंग ऑन कि वो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है, थर्ड जनरेशन है, या अपकमिंग फोर्थ जनरेशन है, डिपेंडिंग ऑन आप उसके हिसाब से उसमें जो एमिशन कम कर रहे हैं बायोफ्यूल को बनाने में, वो डिपेंड करता है। फर्स्ट जनरेशन में हम बहुत सारे एमिशन प्रोड्यूस करते वक्त ही कर देते हैं, तो जो हमारा नेट कार्बन गेन है, ठीक है, जितना हम एनवायरनमेंट से कैप्चर कर रहे हैं और जितना हम फाइनली एमिट कर रहे हैं फ्यूल को बर्न करके, वो बहुत कम रह जाता है। ठीक है, इनफैक्ट हम नेट गेन रहता है, मतलब एनवायरनमेंट में हम CO2 छोड़ रहे होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन फ्यूल है उनमें जो CO2 नेट CO2 जनरेशन है एनवायरनमेंट में, क्योंकि पहले प्लांट कैप्चर करेगा, फिर हम और इस प्लांट ने कैप्चर किया कुछ मान लो 10 यूनिट किया, लेकिन इस प्लांट को ग्रो करने में हमने 5 यूनिट एमिट कर दिया, तो नेट इस प्लांट ने कितना कैप्चर किया, 5 यूनिट। अब लेकिन जब यहाँ हम इसे बर्न करेंगे इस प्लांट को, तो ये वो जितना पूरा प्लांट ने कैप्चर किया था ग्रॉस 10 यूनिट, वो पूरा एमिट करेगा 10 यूनिट, ठीक है। तो अब टोटल एमिशन कितना हो गया, 10 यूनिट प्लस 5 यूनिट, तो एमिशन हो गए 15 यूनिट, और जो टोटल कैप्चर था वो 10 यूनिट, तो 15 यूनिट माइनस 10 हो जाएगा आपका। तो नेट हमने एमिशन किए 5 यूनिट। अब ये जो है, अगर ये आप प्लांट ले रहे हो, एल्गी है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट से ले रहे हो जो कि अपने आप ग्रो कर रही है, तो आपके जो ये जो आपने इसको प्रोड्यूस करने में, इसको बड़ा करने में प्लांट को, और इसको प्रोसेस करने में जो खर्चा किया है वो 5 की जगह हो सकता है 1 हो जाए, 2 हो जाए। तो आपके जो नेट एमिशन है जो अभी 5 यूनिट है वो 1 से 2 यूनिट हो जाए। तो यही बोला था मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके बायोफ्यूल में कि जो नेट एमिशन होते हैं बायोफ्यूल से वो जीरो नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ होते हैं। और फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल से जो नेट एमिशन है वो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बायोफ्यूल से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। अगर इसकी जगह आप कोल जलाते हो उतनी कैलोरी का, तो ये पूरे के पूरे 10 यूनिट कार्बन एनवायरनमेंट में एमिट करता है। लेकिन हमारा फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कितना कर रहा है, टोटल 5 यूनिट। तो इसका ये ड्रॉबैक है, ठीक है। नेट कंट्रीब्यूशन करते हैं ये, लेकिन कम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन। तो ये कार्बन न्यूट्रल नहीं है। अगर ये जो हमारा बजट आ जाता है, ये यहाँ पे जीरो आ जाता, कैप्चर माइनस एमिशन, तो ये कार्बन न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर कैप्चर माइनस एमिशन कुछ वैल्यू है
नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, कैप्चर कम है एमिशन ज़्यादा है, एमिशन माइनस कैप्चर अगर पॉजिटिव है इज नॉट इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो कह सकते हो आप, तो ये क्या है, कार्बन एमिट कर रहा है, ये कार्बन न्यूट्रल नहीं है। तो बायोफ्यूल्स की एक प्रॉब्लम ये है कि ये कंप्लीटली कार्बन न्यूट्रल नहीं है। थ्योरेटिकली तो बायोफ्यूल्स आपने भाई यहाँ प्लांट उगाया, इसने 10 यूनिट ली, कैप्चर किया, आपने इस प्लांट को फ्यूल बनाया और कोई एनर्जी नहीं की, खर्च नहीं की, और जब ये फ्यूल बर्न हुआ तो इसने 10 यूनिट एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी, तो ये बराबर कैप्चर बराबर एमिशन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम इसे प्लांट ग्रो करने में भी एनर्जी खर्च करते हैं, उसमें भी एमिशन होते हैं, और इनको प्रोसेस करने में भी, यहाँ पे आप प्रोसेस कर रहे हो तो इन्हें इसमें भी एमिशन होते हैं। ठीक है, तो ये एमिशन हमारे नेट एमिशन हो जाते हैं, अदरवाइज ये दोनों वैल्यू इक्वल रहती हैं। तो प्रैक्टिकली ये ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं। तो दीज एमिशन इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन में बताया मैंने आपको, और प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हम प्रोसेसिंग कर रहे थे इस प्लांट में, हम इसमें ना कि सिर्फ CO2 एमिट करते हैं, हम इसमें N2O नाइट्रस ऑक्साइड NOx भी एमिट करते हैं। और जब इन प्लांट्स को हम ग्रो कर रहे थे तब भी फर्टिलाइजर वाटर आप पंप करके दे रहे थे, तब भी एमिशन होते हैं। तो ये सारे एमिशन ये बताते हैं कि ये फ्यूल कार्बन न्यूट्रल नहीं है। फिर एक और डिबेट आ जाती है, कार्बन न्यूट्रल देख लिया, अब ये मेनली इकोनॉमी की डिबेट है, एनवायरनमेंट से ज़्यादा इकोनॉमी और सोसाइटी की। वो डिबेट ये है कि अगर आप खाने की जगह पे बायोफ्यूल्स के लिए फसल उगाएंगे तो खाने के लिए कहाँ उगाएंगे फसल। जैसे कि यूएस में बड़े बड़े फार्म्स, ये देख लीजिए आप, यूएस का ही है फोटो, बड़े बड़े फार्म्स पे क्या उगाए जाते हैं, मेज उगाई जाते हैं, सिर्फ किस लिए कि वो बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सबको पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, अभी 8 या 9 है, ये 10-11 हो जाएगी स्टेबल होते होते 250 तक, 2050 तक ये पॉपुलेशन स्टेबल होगी और फिर ये डिक्लाइन होगी तो वो होगी करीब 11 बिलियन। तो इसको हमें फीड करना है। देन अफ्रीकन और इंडिया में पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं फूड की, तो ऐसे में आप जो ये जो लैंड है जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो सकता है, इसे अगर आप बायोफ्यूल या बायोडीजल के लिए यूज़ करेंगे तो लैंड स्कार्सिटी हो सकती है, जो कि इंडिया में पहले से देखी जा रही है। फॉर एग्जांपल यूएस में बहुत बड़े स्तर पर बायोफ्यूल्स के लिए मेज उगाई जाती है, ये पहले भी देखा है हमने, और ब्राज़ील में सोयाबीन उगाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा यूरोप में भी कुछ जेट्रोपा और ऑयली प्लांट्स उगाए जाते हैं जिनसे बायोडीजल बनाया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये डिबेट चल रही है और कुछ एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है एज फार एज लैंड प्रॉब्लम इज कंसर्न। देन अब बायोडाइवर्सिटी, चलो ये तो ह्यूमंस की प्रॉब्लम थी, कार्बन एमिशन और लैंड की प्रॉब्लम एग्रीकल्चर। लेकिन आप ब्राज़ील वगैरह और जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इक्वेटर के दोनों साइड में पूरे वर्ल्ड में, ब्राज़ील ले लीजिए आप, इंडोनेशिया ले लीजिए, बोर्नियो ले लीजिए, कॉन्गो ले लीजिए, ये मेन मेन नाम है। ठीक है, इनमें क्या है कि जो कमर्शियल फार्मिंग है, बायोफ्यूल्स के लिए हो या फीड स्टॉक के लिए हो, एनिमल्स को खिलाने के लिए, गाय भैंस को, जिससे उनको मांस या मीट जिसे बोलते हैं वो ली जा सके, उसके लिए यहाँ बड़े स्तर पे रैन फॉरेस्ट को काट के देख लो आप क्या नज़ारा है। यहाँ रैन फॉरेस्ट को काट के वहाँ फार्मिंग की जा रही है। अब इसकी पहली प्रॉब्लम क्या है रैन फॉरेस्ट को काटने की, बायोडाइवर्सिटी तो जा रही है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि आज तक जो इन्होंने कार्बन कैप्चर किया था बड़े बड़े ट्रीज में और जो सॉइल में, ट्रीज भी तो भाई कार्बन के ही बने हैं, सेल्यूलोज के, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के ही बने हैं ट्री। तो जब वो ट्री को काट के बर्न करते हैं तो वो पूरी की पूरी CO2 कहाँ पहुँच जाती है, एनवायरनमेंट में, फर्स्ट। सेकेंड, जो सॉइल में जो CO2 दब गई थी या कैप्चर हो गई थी प्लांट के उसमें, ह्यूमस के उसमें फॉर्म में, वो भी बाहर पहुंचनी है आप अगर इसे यूज़ करने लगे। थर्डली, ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं बहुत बड़े स्केल पे, और ये थ्रेट है पूरे आप सबको पता है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो दुनिया की करीब 13% धरती पे है, लेकिन ये एटलीस्ट, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन 30% के करीब या उससे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हार्वर करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए कितना बड़ा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। फिर ये जो शिफ्टिंग ग्रास लैंड है,
जैसे कि सवाना हो गए, उनमें आप मोनोकल्चर कर रहे हो, पाम प्लांटेशन हो रहा है, ये ट्रॉपिकल में है। एंड क्लियरिंग ऑफ रेन विल एमिट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। उसी टाइम पे आपके बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो जो हमारा पर्पस था बायोफ्यूल उगाने का कि हम CO2 एमिशन कम कर दें, वो डिफीट हो जाता है यहीं के यहीं, क्योंकि आपने उससे कई गुना ज़्यादा वहीं एमिट कर दी है उन्हें बंद करने। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी देख ली, हमने इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देख ली, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि भाई कई सारे रेन फॉरेस्ट को छोड़ दो तो कई सारे ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट हैं, उनमें ग्रास उगती हैं, उन्हें हम बायो मास की तरह यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल प्रेरी का नाम सबने सुना होगा, यूएस में है, ठीक है, प्रेरी। देन जो सेंट्रल ऑफ एशिया की, यूरेशिया की जो स्टेपीज हैं, देन सवानाज हैं, लानोस है, और ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स है। इन सब के में जो ग्रास उगते हैं नेचुरली, वो रेजिलियंट है, उनको आप काट लो दोबारा उगाएंगे, और उस बायोमास का, क्योंकि उन्होंने कार्बन कैप्चर कर रखी है, उस बायोमास का आप बायोफ्यूल बनाने में यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो इट्स ए डिफ़िकल्ट टू मेक बायोफ्यूल्स फ्रॉम देम, उनसे बायोफ्यूल बनाना मुश्किल है, अभी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं। सेकेंडली, एक तो ये हो गया, और ऑप्शन देखते हैं हम आगे और क्या हो सकता है। जो वेस्ट लैंड है, आपने चंबल के वेस्ट लैंड सबने सुने होंगे और या देखे भी होंगे, ठीक है, ट्रेन वगैरह या बस से कभी गए होंगे तो। चंबल नदी के दोनों तरफ करीब 10-20 किलोमीटर में सैकड़ों किलोमीटर की लेंथ में ये फैले हुए हैं। अगर हम ऐसी जगह पे बायोफ्यूल के लिए प्लांटेशन कर दें, चाहे जिस भी चीज़ का कर रहे हो आप, कौन हो मेजो, जिस भी चीज़ का कर रहे हो, तो इन वेस्टलैंड में ना कि सिर्फ सॉइल इरोजन नहीं रोका जा सकता है, बल्कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट प्लस इकोलॉजी को भी बचाया जा सकता है। यहाँ फिर बायोडाइवर्सिटी भी डेवलप हो जाएगी अगर यहाँ प्लांटेशन हो जाएगा तो। देन आ जाते हैं हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे, और इसमें एक और चीज़ छूट गई है दोस्तों। इसके अलावा जो दो अल्टरनेट बताए, उसके अलावा एक और अल्टरनेट है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो है जो ओशियन या सी में जो भी एल्गी वगैरह होती है या फिर फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं, KELP, ठीक है। ये केल्प फॉरेस्ट को आजकल यूएस यूज़ करने की पूरे उसमें लगा हुआ है, और ये इतने वास्ट होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा जो ओशन सरफेस है वो लैंड सरफेस से करीब 2.5 से 3 गुना बड़ा है। तो अगर हम उस पूरे ओशन सरफेस के जो एरिया है उसको हम एल्गी और केल्प फॉरेस्ट की मदद से यूज़ करें बायोफ्यूल बनाने में, जो कि वहाँ नेचुरली ग्रो करती है, आपको ग्रो भी नहीं करवाना है वहाँ, तो हमारा एक तरह से जो एनर्जी प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, वो सॉल्व हो सकती है। अब दोस्तों, कई सारे देशों ने, फॉर एग्जांपल यहाँ यूएस लिखा हुआ है, मैंडेटरी कर दिया है कि आपको इतने % बायोफ्यूल यूज़ करना है, ब्लेंडिंग करनी है आप, या कंप्लीटली उसी पे चला सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंडिया पे। इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप सबने देखा है हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और एक अच्छा अल्टरनेटिव है बायोफ्यूल्स। अब हम इंडिया पे आ जाते हैं कि इंडिया में इसके लिए क्या किया गया है। तो 2018 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी, उसका नाम था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। उसमें क्या किया है इन्होंने, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पहले 2% थी, और डीजल में जो बायोडीजल की ब्लेंडिंग 0.1% थी, उसको बढ़ा के अब इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग 20% मैंडेटरी कर दी है, और जो बायोडीजल की डीजल में जो ब्लेंडिंग थी वो 5% कंपलसरी कर दी है। और इसको टारगेट को अभी आगे बढ़ाने के लिए काम चल रहे हैं। इस पेज में देखिए आप, पूरा लिख रखा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल को कैटेगराइज करना है। पहले तो ये एम था इस पॉलिसी का। जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम, उसके स्कोप को बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, आपने पैडी का जो स्टबल बर्निंग है, हरियाणा और पंजाब में बहुत बड़ा इशू है, इसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और थ्रस्ट टू एडवांस्ड बायोफ्यूल 2G, 3G की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं है इंडिया में, 3G मेनली ओशन पर डिपेंडेंट है, उसको सेकेंड जनरेशन के जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये मोदी जी के एम्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सबको अगर ये हमारे
कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और शेयर करें जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स।